बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर नसीर अहमद गाज़ी और आज मैं पिछली वीडियो का ही तसलसल लेके हाज़िर हुआ हूँ कि लास्ट वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जो आजकल का बर्निंग इशू है, और वो टॉपिक है वाई स्टूडेंट्स फेल इन एग्ज़ाम्स। हम उसके देख रहे हैं कि रीज़न्स क्या हैं और उसकी रेमेडीज़ क्या हैं। इसके दो पार्ट बच्चों हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। आज मैं आपके सामने पार्ट सी लेके हाज़िर हुआ हूँ। तो मेरी पार्ट सी शुरू करने से पहले उन स्टूडेंट के साथ रिक्वेस्ट है जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स में, एजुकेशनल ग्रुप्स में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं, ये ऐसा बर्निंग इशू है जो हमारे तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो आजकल फेस कर रहे हैं। ठीक, तो हमने पार्ट ए और पार्ट बी में, दो पार्ट्स में हमने 8 जो रीज़न्स थे वो हमने डिस्कस किए थे। अगर किसी स्टूडेंट का कोई रीज़न मिस हो गया या लेक्चर मिस हो गया तो वो पिछली वीडियोस को, यानी पार्ट ए वाई स्टूडेंट्स फेल इन कॉलेज एंड पार्ट बी वाई स्टूडेंट्स फेल इन कॉलेज, उनको देखें। आज का जो है वो है हमारा पार्ट सी, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो जो होगी पार्ट डी, उसके साथ ही ये टॉपिक जो है वो अपने अख्ताम को पहुँचे, और उसके बाद फिर मैं एजुकेशनल जो टॉपिक्स मेरे इंग्लिश एरर एनालिसिस के चल रहे हैं वो उसी तरह चलते रहेंगे, उनको मैं फिर लेके हाज़िर हूँगा, और उसके दौरान फिर कोई जनरल टॉपिक भी आपके साथ। तो ये मेरी अब एक रूटीन बन जाएगी कि मैं आपको स्पेसिफिक टॉपिक्स जो लैंग्वेज से रिलेटेड हैं वो भी डिस्कस करता रहूँगा, और साथ साथ जनरल टॉपिक्स जो लैंग्वेज, जो स्टडीज़ से रिलेटेड हैं, स्टूडेंट्स की साइकी से रिलेटेड है, स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं, उनको भी डिस्कस करता रहूँगा। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम 8 हमने रीज़न्स देख लिए थे। आज हम रीज़न नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे कि वाई स्टूडेंट्स फेल इन कॉलेज, उसका 9वां रीज़न। और जिसमें पिछले लेक्चर में मैंने कहा था, उससे पिछले लेक्चर में भी कहा था कि ये सारे रीज़न्स आपस में कनेक्टेड हैं, एक रीज़न दूसरे को जन्म देता है, कोरिलेटेड हैं। ठीक है, इनके रीज़न्स भी कोरिलेटेड हैं, इनकी रेमेडीज़ भी कोरिलेटेड है। यानी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही टोटली एक डिफरेंट किस्म के रीज़न्स हैं, आपस में ओवरलैप करते हैं ये रीज़न्स। ठीक, सो रीज़न नंबर 9 है लैक ऑफ प्रॉपर इंफॉर्मेशन या नॉलेज। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि बच्चे क्यों फेल होते हैं, वाई स्टूडेंट्स फेल इन एग्ज़ाम, ख़ास तौर पे कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, जहाँ ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है, ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है, वहाँ लैक ऑफ प्रॉपर इंफॉर्मेशन। इसका मतलब है कि उनको यही प्रिपेयर नहीं है कि हमने पेपर के लिए क्या तैयार करना है। लैक ऑफ प्रॉपर इंफॉर्मेशन, सो दे आर लैकिंग दैट इंफॉर्मेशन दैट इज़ रिक्वायर्ड टू पास द एग्ज़ाम। सो नतीजा क्या है, जब इंफॉर्मेशन सही नहीं होगी, नॉलेज सही नहीं होगा, तो नेचुरली प्रिपरेशन सही नहीं होगी, और जब प्रिपरेशन सही नहीं होगी तो नेचुरली वो स्टूडेंट जो है वो फिर एग्ज़ाम में फेल हो जाएगा। ठीक, सो इसका अब फर्स्ट रीज़न जो है, इस रीज़न का फर्स्ट पार्ट क्या है कि दो स्टूडेंट्स आर सराउंडेड बाय सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी हमारे पास बेशुमार सोर्सेज हैं। पिछले हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया था, हमारे पास हर किस्म का अब गैजेट्स हैं, हमारे पास सोर्सेज हैं, हमारे पास लैपटॉप है, हमारे पास कंप्यूटर है, हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास टीवी है, रेडियो है, ये सारे सोर्सेज हैं ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन। दे कांट गेट व्हाट दे एक्चुअली नीड। कहता है फिर भी स्टूडेंट्स को जो एग्जैक्टली अपने कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस नॉलेज की, जिस मटेरियल की ज़रूरत होती है, वो मटेरियल उन तक नहीं पहुंचता। यानी इसका मतलब है इसमें सिस्टम का बड़ा अहम रोल है, इसमें टीचर्स का बड़ा अहम रोल है कि उन तक वो नॉलेज नहीं पहुंचता, या उनकी अपनी केयरलेसनेस है, वो प्रॉपर नॉलेज हासिल नहीं करते, वो हैपहैज़र्डली पढ़ते हैं, इधर उधर से पकड़ के पढ़ लिया, लेकिन वो प्रॉपर नॉलेज जो रिक्वायर्ड है उसको वो हासिल नहीं करते। अब ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो हमारे स्टूडेंट्स के फेल होने का रीज़न बनता है, बायस बनता है कि हमारे स्टूडेंट्स जो है वो फेल हो जाते हैं। सो
नॉट नोइंग हाउ टू फाइंड द प्रॉपर इंफॉर्मेशन, उनको ये भी नहीं पता कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन हासिल कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, सोर्स कौन सा है, क्या इंटरनेट मदद करेगा, क्या टीचर मदद करेगा, क्या टीचर के नोट्स मदद करेंगे, क्या टेक्स्ट बुक मदद करेगी, या टीचर का लेक्चर मदद करेगा. सो दे डू नॉट नो. वाई दे डू नॉट नो? ईदर दे डोंट वांट टू नो, और द teachers or their guide, who's guiding them, even if it's a teacher, even if it's a brother, sister, parents, whoever is guiding them is not guiding them properly. और नतीजा क्या है कि वो बच्चे जो हैं can lead you to lack of interest too. कहता नतीजा क्या होगा? जब उनके पास नॉलेज ही नहीं, वो चीज़ का इल्म ही नहीं है. आप टीचर को कह, स्टूडेंट को कहते बस ये चैप्टर तैयार कर लो, वो जब चैप्टर पढ़ता है तो वो देखता है कि इसकी कंपैटिबिलिटी उस टॉपिक के साथ नहीं है. टॉपिक और है, चैप्टर में जो बातें लिखी हुई हैं वो और हैं, तो वो उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा. वो समझेगा उसको चीट किया जा रहा है. किताब खोलेगा, टॉपिक जो टीचर ने दिया उसकी हेडिंग और है, किताब खोलेगा उसमें मटीरियल और है. टीचर ने कहा चैप्टर नंबर 10 पढ़ के आना, चैप्टर नंबर 10 में हमने ये चीज़ पढ़नी है. उसने चैप्टर नंबर 10 खोला, वो चैप्टर वो नहीं था. अब उसमें कसूरवार कौन है, मुजरम कौन है? सिर्फ बच्चा नहीं है, सिस्टम भी है. जो गाइडेंस मिल रही है वो भी गलत है. इसका मतलब है गार्डियन ख़राब है. अब गार्डियन फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, गार्डियन टीचर भी हो सकता है. वहीं कहीं खराबी आ रही है. ठीक. गेटिंग द राइट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ क्रूशियल. अब कहता है कि राइट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो क्रूशियल है टू योर एकेडमिक सक्सेस. यानी एकेडमिक सक्सेस पॉसिबल ही तब है अगर आपके पास प्रॉपर मटेरियल मौजूद है. सो दिट इज़ अ बिग रीज़न. बच्चा लायक भी हो, मेहनती भी हो, काम भी करना जानता हो, लेकिन उस बच्चे को अगर प्रॉपर मटेरियल ही प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, अगर उस बच्चे को ये नहीं पता चल रहा मैंने तैयार क्या करना है, तो वो बच्चा क्या होगा? फेल हो जाएगा. ठीक है, वो सही तैयारी नहीं कर पाएगा, बुक सही नहीं है, मटेरियल सही नहीं है. अब इसमें हम टोटल रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड को नहीं कर सकते. तो इसकी भी रेमेडी क्या है? रेमेडी क्या है इसका? फिर इलाज क्या है? हल क्या है इसका? हल ये है, रेमेडी नंबर 1, स्टूडेंट शुड हैव एक्सेस टू द राइट नॉलेज दैट इज़ रिक्वायर्ड टू पास द एग्ज़ाम. कहता है उनकी एक्सेस होनी चाहिए, उनकी रसाई होनी चाहिए, पहुंच होनी चाहिए, यानी उन तक पहुंचना चाहिए वो इल्म जो उन्हें रिक्वायर्ड है टू पास दैट पर्टिकुलर एग्ज़ाम. अब वो नॉलेज किसने देना है? वो नॉलेज किताब ने देना है. किताब किसने देनी है? सिस्टम ने देनी है. या वो नॉलेज टीचर ने प्रोवाइड करना है, नोट्स की शक्ल में, लेक्चर की शक्ल में. रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बढ़ गई? सिस्टम की, टीचर की. ही हैज़ टू प्रोवाइड इट. टीचर्स, नंबर 2, टीचर्स शुड प्रॉपरली गाइड देम. कहता है टीचर्स का काम है उन्हें प्रॉपरली गाइड करना ऑफ व्हाट दे शुड नो एंड व्हाट नॉट. क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना. इवन फ़र्ज़ करें एक चैप्टर है, उस चैप्टर का पता भी चल गया कि ये फ़र्ज़ करें लिटरेचर का चैप्टर है, फ़लाना टॉपिक है, हिस्ट्री का चैप्टर है, फ़लाना टॉपिक है, मैथ का चैप्टर है, फ़लाना टॉपिक है. टीचर इज़ द वन हु हैज़ टू टेल देम इसमें से क्या तैयार करना है और क्या तैयार नहीं करना, कितना इसमें से करना बहुत ज़रूरी है और कितना जो है वो कतई तौर पर ज़रूरी नहीं है. तो इट्स द ड्यूटी ऑफ द टीचर, इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर. सो देखो इस रीज़न में, इस रीज़न ऑफ फेलियर में यू कांट होली सोली ब्लेम द स्टूडेंट. स्टूडेंट के अंदर भी केयरलेसनेस हो सकती है, स्टूडेंट के अंदर भी लैक ऑफ एबिलिटी हो सकती है, स्टूडेंट के अंदर लैक ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है जिसकी वजह से वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को हासिल नहीं करता या करना नहीं चाहता, केयरलेस है. ठीक है, कैजुअल अप्रोच है, लेकिन ज़्यादा जिम्मेदारी सिस्टम की है. वी शुड पब्लिश सच बुक्स दैट गिव राइट नॉलेज. वी शुड टीच एज टीचर्स, जैसे मैं टीचर हूँ, एज टीचर्स वी शुड गाइड द स्टूडेंट्स प्रॉपरली, टीच देम प्रॉपरली, टेल देम एग्जैक्टली. हमारी जो टीचिंग होनी चाहिए वो पेपर ओरिएंटेड होनी चाहिए, कोर्स ओरिएंटेड होनी चाहिए.
वो नॉलेज ओरिएंटेड होनी चाहिए। ये नहीं बस किताब खोली पढ़ा दिया बस, नो। बट सिर्फ इल्म देना बच्चे तक इज़ नॉट माई ड्यूटी। माई ड्यूटी इज़ टू प्रिपेयर हिम फॉर द एग्ज़ाम। इसलिए मेरा सारी ज़िंदगी जो टीचिंग स्टाइल रहा है वो क्वेश्चन ओरिएंटेड रहा है। मैंने टारगेटेड टीचिंग की है कि ये सवाल पेपर में आना है, इस तरह इसका जवाब देना है। ये सवाल आना है, इस तरह जवाब देना है। ये टॉपिक है, इसमें ये सवाल पूछा जा सकता है, इसमें ये सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली द स्टूडेंट इज गोइंग टू द एग्जामिनेशन हॉल and attempt a question, and if he does not have that proper information, he does not have that proper knowledge, नतीजा क्या होगा, वो उसको properly produce नहीं कर पाएगा। So it's a very very important reason। ठीक, फिर हम आ जाते हैं रीज़न नंबर 10 पे। ठीक, रीज़न नंबर 10, इसका डायरेक्ट ताल्लुक बच्चे की साइकी के साथ है। हमने पिछले लेक्चर में भी कहा था, वेयर देयर इज विल देयर इज वे। इसका डायरेक्ट ताल्लुक बच्चे की साइकी के साथ है कि कुछ बच्चे जो हैं उनके अंदर किस चीज़ की कमी होती है। रीज़न नंबर 10 कहता है लैक ऑफ एफर्ट एक्सेप्टिंग चैलेंजेस, यानी एफर्ट की कमी है, कोशिश ही नहीं कर, और नॉट एक्सेप्टिंग चैलेंजेस, चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। यानी बच्चे जो हैं वो अगर चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो नतीजा क्या होगा कि वो बच्चे जो हैं वो फेल हो जाएंगे, कि दे आर नॉट एक्सेप्टिंग चैलेंजेस। अगर ये दो चीज़ें कि लैक ऑफ एफर्ट, कोशिश ही नहीं कर रहे, वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ वे, वेयर देयर इज़ एफर्ट देयर इज़ गोइंग टू बी अ सोल्यूशन, देयर इज़ गोइंग टू बी अ रिजल्ट, देयर इज़ गोइंग टू बी अ सक्सेस रेट इज़ गोइंग टू इंक्रीज। सेकेंडली, इसको यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द चैलेंजेस। रीज़न क्या है कि यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। देखो, ज़िंदगी आसान नहीं है। अगर ज़िंदगी आसान नहीं है तो ज़िंदगी के अंदर जुड़ी हुई कामयाबी तक पहुंचने का कोई रास्ता भी आसान नहीं है। कोई भी रास्ता, आपने छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी, बिग फिश बिग चैलेंज, जितना बड़ा आपका एम्बिशन होगा उतनी चैलेंज बड़ा होगा। सेंटियागो ने कहा था ना, बिग फिश इज़ अ बिग चैलेंज, ओल्ड मैन इन द सी में। तो बिग फिश क्या है? योर एम्बिशन, योर डिज़ायर, व्हाट यू वांट टू अचीव। सो अगर आपके अंदर वो विल ही नहीं टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस, कि यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस, तो नतीजा क्या होगा? यू विल फेल। सो यू हैव टू एक्सेप्ट दोज चैलेंजेस। आपको देखना पड़ेगा कि ये चैलेंजेस जो हैं ये क्या डिमांड कर रहे हैं। हर चैलेंज कुछ डिमांड करता है। ठीक, फर्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ एफर्ट एंड नॉट एक्सेप्टिंग द चैलेंजेस आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ स्टूडेंट्स इन द एग्जाम। के एफर्ट की कमी, कोशिश नहीं कर भाई। जब आप करेंगे नहीं, जो आपने करना है वो एक्शन है, जो रिजल्ट आना है वो रिएक्शन है। एक्शन एंड रिएक्शन। सो यू हैव टू पुट इन द एफर्ट। एफर्ट मैंने खुद डालना है, जान मैंने मारनी है, आगे नतीजा अल्लाह पे छोड़ना है, अल्लाह मदद करेगा। ठीक है। सो जो लोग सही एफर्ट करेंगे, सही मेहनत करेंगे, कामयाब भी होंगे। ठीक। सो ही सेज लैक ऑफ एफर्ट एंड नॉट एक्सेप्टिंग द चैलेंज। एफर्ट की कमी है तो नेचुरली चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है आप। ये रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर फेलियर ऑफ स्टूडेंट्स कि यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस। इफ़ यू आर नॉट रेडी, अच्छा, चैलेंज को कौन एक्सेप्ट करेगा? जो पहले उसको चैलेंजेस समझेगा। अगर जैसे मैंने पिछले लेक्चर में कहा था, अगर स्टूडेंट ये समझे कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए, पढ़ा था ना पिछले लेक्चर में, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए और ये समझे ओ यार मैंने कर लिया था, स्कूल में थोड़ा सा पढ़ा था, कर लिया था, ही इज़ नेवर गोइंग टू एक्सेप्ट द चैलेंज। सो कीप वन थिंग इन माइंड, एजुकेशन और एनी फील्ड ऑफ एजुकेशन, स्पेशली एट द हायर लेवल, स्पेशली एट मैट्रिक, इंटर, BA, MA, MSc, MPhil, PhD, challenges are going to increase and your efforts should also increase. जितना बड़ा चैलेंज होगा उतनी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। A man is not made for defeat. A man can be destroyed but not defeated. हेमिंगवे ने कहा था कि इंसान कोशिश करे, हार नहीं सकता। अल्लाह ने इसको बनाया ही नहीं हारने के लिए। So you can do
सो फर्स्ट एक्सेप्ट इट एज ए चैलेंज। मैं उसको चैलेंज ही ना मानूँ तो नतीजा क्या होगा, इट विल बी अ फ्यूटाइल एफर्ट। ठीक। नंबर 2, मैनी स्टूडेंट्स जस्ट वांट टू पास। कईयों का सिर्फ टारगेट ही क्या होता है, वही बिग फिश बिग चैलेंज। अब एक बच्चे का टारगेट है मेरे 100 में से 33 नंबर आ जाएं, 40 आ जाएं, बस पास हो जाऊं, तो उसका एम्बिशन इतना छोटा है। ठीक। कहते दे वांट टू पास एंड डू नॉट गिव दैट एफर्ट टू गेट गुड ग्रेड्स। वो कोशिश ही नहीं करते कि वो अच्छे ग्रेड्स हासिल करें, मेहनत खुद नहीं करते। घर वाले पूछेंगे नंबर क्यों कम आए, और टीचर ने अच्छा नहीं था पढ़ाया, और सिस्टम ही खराब था, पेपर आउट ऑफ कोर्स था। यानी वो ये बात मानने को तैयार नहीं कि गलती मेरे से हो रही है, वो किसी और के खाते में डाल रही है, क्योंकि वो झूठे हैं, वीक हैं, उनके अंदर विल नहीं है चैलेंज को एक्सेप्ट करने की। एंड दे आर हैप्पी विद पासिंग मार्क्स ओनली, और वो पासिंग मार्क्स से ही खुश हैं, यानी पासिंग मार्क्स पे ही बंगड़े डाल रहे हैं। मैंने ऐसे बहुत स्टूडेंट देखे हैं जिनके सिर्फ पासिंग मार्क्स आते हैं और वो खुश होते हैं, वो कहते हैं सर इतने ही आने थे हमारे। यानी मीन्स दे नो कि उनकी वर्थ ही ये है, विच इज़ रॉन्ग। यू आर ए मास्टरपीस। अपनी वर्थ को पहचान, अपनी खुदी को पहचान। तुम्हें अल्लाह ने अशरफ बनाया तो अशरफ बन के दिखा, अपने आप को काबिल बना। अल्लाह चाहता है तू आगे से आगे बढ़े। ठीक है, तो वो जो आगे से आगे बढ़ने का एक जज्बा है वो तुम्हारे अंदर होना चाहिए। ठीक। सो दे डू नॉट एक्सेप्ट द चैलेंजेस ऑफ गेटिंग गुड ग्रेड्स। वो चैलेंज ही एक्सेप्ट नहीं करते कि गुड, क्योंकि उनका मोटो ही नहीं है, उनका मकसद तो पास होना है, तो वो गुड ग्रेड्स लेने का चैलेंज ही एक्सेप्ट नहीं करते। और स्टैंडिंग हायर देन वेयर दे आर, ना वो चाहते हैं कि वो उस जगह से बुलंद जाएं जहां वो ऑलरेडी हैं। इसका मतलब है वो नलायकी में ही खुश है, इसका मतलब ये है वो कम नंबरों में ही खुश हैं। अब ऐसे स्टूडेंट का इलाज किसी के पास नहीं है, उसके अपने पास है। इसका इलाज, इसकी रेमेडी क्या है, क्या करें हम? टीचर जो मर्जी करे, जब तक, फिर वही बात, वेयर देयर इज विल देयर इज वे। जब विल ही नहीं है उसके अंदर, सो देन व्हाट इज द रेमेडी? रेमेडी इज लाइंग इनसाइड द स्टूडेंट। Students should realize the importance of effort and challenge in life. Very very important कि स्टूडेंट्स को ये रियलाइज करना चाहिए कि एफर्ट क्या चीज़ है, कोशिश क्या चीज़ है। अल्लाह चाहता है, देखो ना ये कप मैंने उठाया, इसके लिए भी कोशिश करनी पड़ी। अल्लाह ताला चाहता है कि इंसान हिम्मत मर्दा मद दे खुदा, हिम्मत इंसान करे, कोशिश इंसान करे, एफर्ट इंसान करे। अल्लाह ताला ये चाहता है कि इंसान जो है वो कोशिश करे। जब आप कोशिश करेंगे ऑटोमेटिकली आप कामयाब होंगे। आप कोशिश ही नहीं करते तो फिर कामयाबी कैसे आपको मिलेगी? कामयाबी नहीं मिल सकती। यू हैव टू पुट इन दैट एफर्ट। सो कहता है स्टूडेंट शुड रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एफर्ट एंड चैलेंजेस ऑफ लाइफ। पहली फोरमोस्ट रेमेडी यानी ड्यूटी यानी हल, सोल्यूशन ये है कि खुद रियलाइज करें। फिर दे शुड नो दैट विदाउट एफर्ट, बच्चे को ये पता होना चाहिए बगैर कोशिश के नथिंग कैन बी अचीव्ड इन लाइफ। कोशिश के बगैर दुनिया में कुछ नहीं मिलता, और ढूंढने को तो खुदा भी मिल जाता है। ढूंढना मीन्स एफर्ट, ना ढूंढना लैक ऑफ एफर्ट। सो उसको अगर ये बच्चा ये रियलाइज करे, ही शुड नो हु इज गोइंग टू टेल हिम, फर्स्ट ही हिमसेल्फ, अंदर अपने, देन द टीचर्स, parents, comrades, chums, they are the one who have to make him realize like। इसलिए हम कहते हैं अच्छी कंपनी रखें, अच्छे दोस्तों के साथ बैठें। A man is known by the company he keeps। अच्छा, ये भी एक रीज़न आगे आएगा, ये भी रीज़न है फेलियर का कि बच्चे क्यों फेल होते हैं, क्योंकि बुरी कंपनी रख लेते हैं। सो याद रखो कि एफर्ट और चैलेंजेस, ज़िंदगी को आसान कभी नहीं समझना, और मुश्किल भी नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं, डिफिकल्ट है। यू कांट जस्ट सिट विद योर हैंड्स लाइक दिस एंड थिंक दैट यू विल गेट एवरीथिंग। नो, यू हैव टू ओपन योर आर्म्स, यू हैव टू मूव अहेड, यू हैव टू वर्क हार्ड। जान मारनी पड़ेगी, फिर आप देखिएगा कि कामयाबी आपके कदम चूमती है या नहीं चूमती, चूमेगी, क्योंकि कामयाबी आपके लिए बनी है। ठीक। सो ये था इसकी रेमेडीज। अब हम आगे रीज़न नंबर
11 पे। रीज़न नंबर 11, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न, प्योरली रिलेटेड विद द साइकी ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की नफ्सियात से जिसका ताल्लुक, यानी इसका मतलब है प्रॉब्लम लाइज विद इन द स्टूडेंट। प्रॉब्लम क्या है? पर्सनैलिटी इशूज़, उसकी पर्सनैलिटी इशूज़ है, साइकी इशूज़ जिसको आपके क्या इशूज़ हैं डिस्कस करते हैं। पर्सनैलिटी इशूज़, फियर ऑफ एग्ज़ाम्स, ये पीछे भी हमने डिस्कस किया है, नर्वसनेस में फियर, खौफ, इम्तहान का खौफ, नाकाम होने का खौफ, ना कर सकने का खौफ, एक डर मैं तो नहीं कर सकता, ये खौफ। फिर लेजीनेस, ये सब एक हेडिंग में लिखी, लेजीनेस, सुस्त, पर्सनैलिटी प्रॉब्लम, सुस्त हैं आप बाई नेचर बड़े सुस्त हैं। कई लोग हैं काम करते हैं घंटा, सोते हैं 8 घंटे, ठीक है, सुस्त हैं, ठीक। उसके बाद लैक ऑफ लर्निंग एटीट्यूड, पढ़ाई पढ़ने का शौक़ नहीं है, लर्निंग का शौक़। देखो आपस में कनेक्टेड है ना सारे, पिछली बातें जो की हैं वो भी इनसे कनेक्टेड है, सिर्फ अल्फाज बदले, अल्फाज में एडिशन हुई है, नई बातें ऐड हो रही हैं। सो इसी का हर पॉइंट, ये नहीं कि 2 पॉइंट पढ़े बस ठीक है काफ़ी है, नो, एक एक पॉइंट को तवज्जो के साथ सुने, ठीक। सो सबसे पहले आ जाता है नंबर 1, पर्सनैलिटी इशू और पर्सनैलिटी कल्ट इज़ अ मेजर फैक्टर इन द फेलियर ऑफ स्टूडेंट। पर्सनैलिटी इशू या पर्सनैलिटी कल्ट से क्या मुराद है? आपकी शख्सियत कैसी है, हाउ आर यू बाय नेचर। एक बच्चा बाय नेचर ही सुस्त है, यू कांट डू एनीथिंग, इट कांट बी हेल्प्ड आउट, प्रॉब्लम। एक बच्चा बाय नेचर चैलेंजेस एक्सेप्ट करता है, पर्सनैलिटी डिफरेंट है। सो पर्सनैलिटी 5 उंगलियां एक जैसी नहीं हो सकती, 5 लोग एक जैसे नहीं हो सकते, शख्सियत मुख्तलिफ है, हर इंसान की अपनी शख्सियत, अपने अंदाज में, अपने अंदाज में वो सोचता है, अपने अंदाज में फ़िक्र करता है, अपने अंदाज में उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। सो कहता है ये पर्सनैलिटी। सो सबसे पहला फैक्टर इस रीज़न में, इस इशू में सबसे बड़ा फैक्टर है पर्सनैलिटी कल्ट, कि आपकी पर्सनैलिटी का झुकाव किस तरफ है, आप बाय नेचर कैसे हैं, आप मेहनती हैं, आप नालायक हैं, आप हार्ड वर्किंग हैं, आप शॉर्टकट्स मांगते हैं, आप क्या करते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। सो दैट इज़ अ बिग रीज़न ऑफ स्टूडेंट्स फेलियर इन एग्जाम, ठीक। बी, सम स्टूडेंट्स हैव अ वेरी सेंसिटिव पर्सनैलिटी, कहता है कुछ बच्चे बड़े हसास होते हैं, वेरी सेंसिटिव पर्सनैलिटी एंड एन अनसर्टन फियर ऑफ एग्जाम, और वो हसास होने की वजह से, ओवर सेंसिटिविटी की वजह से, वो बिला वजह का अनसर्टन, एक ना समझ आने वाला खौफ उनके अंदर आ जाता है। इम्तहान, यार पता नहीं क्या बनेगा, यार इम्तहान है, ये है वो है, एग्ज़ाम, दैट हिंडर्स देम, कहता है जो रुकावट का बायस बनता है, ये फियर रुकावट का बायस बनता है इन देयर प्रेपरेशन, उनकी तैयारी में, ठीक। दस लीडिंग टू देयर फेलियर, नतीजा क्या होगा? फेलियर की तरफ जाए, नतीजा कि बच्चे कामयाब नहीं होंगे, फेल हो जाएंगे। सो याद रखो ये एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा मसला है कि स्टूडेंट्स जो हैं अपने अंदर एक खौफ पैदा कर लें, ओवर सेंसिटिव सोल हो, और जो ओवर सेंसिटिव होता है वो हर चीज़ के बारे में फ़िक्रमंद ही होता है, हर चीज़ के बारे में डरते ही रहता है, ये ऐसे ना हो जाए, ये ऐसे ना हो जाए, ये वैसा ना हो जाए, ये ऐसा ना हो जाए, और ये डर आहिस्ता आहिस्ता दीमक की तरह खा जाता है उसको। सो ये खौफ उसके अंदर है। तीसरा है, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द वर्ल्ड हु जस्ट डू नॉट वांट टू स्टडी, पढ़ने नहीं चाहते, पर्सनैलिटी प्रॉब्लम, शख्सियत है, शौक ही नहीं पढ़ने का, विदाउट एनी प्रॉपर रीज़न, और रीज़न भी कोई नहीं, पूछे क्यों नहीं पढ़ना, बस दिल नहीं चाहता, मुझे अच्छा नहीं लगता, पढ़ता हूँ नींद आ जाती है, पता नहीं मेरा नहीं दिल चाहता पढ़, मुझे साइंस नहीं अच्छी लगती, मुझे आर्ट्स नहीं अच्छी, एट द एंड कुछ भी अच्छा नहीं लगता। पर्सनैलिटी प्रॉब्लम लाइज हेयर, नॉट एनीवेयर एल्स। ना टीचर जिम्मेदार, ना पेरेंट्स जिम्मेदार, वो खुद जिम्मेदार, ठीक। नंबर 4, दे आर सो लेजी दैट दे डू नॉट वांट टू स्पेयर टाइम फॉर स्टडीज, इतने सुस्त हैं कि वो स्टडीज़ के लिए टाइम ही नहीं निकालते। मैंने कहा ना, जो टाइम उनको थोड़ा सा भी मिले उस टाइम को क्या करते हैं, सो जाते हैं, दूसरी गैजेट्स के साथ लगे रहेंगे, मोबाइल देखते रहेंगे,
टीवी देखते रहेंगे, लैपटॉप देखते रहेंगे, अपना टाइम अपनी लेजीनेस को कैश करवाएंगे गेटिंग एंगेज्ड इन यूजलेस एक्टिविटीज़। और ये पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इट्स अ बिग रीज़न कि क्यों ऐसा करते हैं। नहीं करना चाहिए, बच्चे करते हैं, दैट इज़ द रीज़न। इसे तो रीज़न में आ रहा है ये क्यों करते हैं, हाल तो नहीं है ये। उसके बाद इसी की पांचवी वजह, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु लैक पीस ऑफ माइंड। कुछ बच्चे जो डिस्टर्ब्ड होते हैं, पीस ऑफ माइंड नहीं होता, एंड हेंस दे कांट कॉन्सेंट्रेट इन द एग्जाम्स, क्योंकि वो प्रिपरेशन में कॉन्सेंट्रेट। अब उनकी लैक ऑफ पीस ऑफ माइंड जो है उनके अंदर, व्हेन दे आर लैकिंग दैट पीस ऑफ माइंड, रीज़न क्या है उसकी, ये तो ढूंढनी है। रीज़न कुछ भी हो सकती, रीज़न फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उनकी पर्सनैलिटी। उनकी पर्सनैलिटी में एक रेस्टलेसनेस है, उनकी पर्सनैलिटी में एक अनसर्टेनिटी है, उनकी पर्सनैलिटी में एक फियर है, उनकी पर्सनैलिटी में एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, पर्सनैलिटी प्रॉब्लम आ रही है। सबसे बड़ा मसला उनके साथ ये हो रहा है कि उनकी अपनी पर्सनैलिटी जो है वो उनको तंग कर रही है, फियर पैदा कर रही है उनको। सो नेक्स्ट इज सम स्टूडेंट्स डोंट मेंटेन गुड टर्म्स विद टीचर्स। फिर पर्सनैलिटी मसला, टीचर्स के साथ अच्छे टर्म्स नहीं होते, एंड पीयर्स और अपने साथियों के साथ भी नहीं होते, दस लीडिंग टू द फेलियर। यानी टीचर के साथ अहम ही पंगे, टीचर्स की रिस्पेक्ट ना करना, टीचर्स को रिस्पेक्ट के काबिल ना समझना, टीचर्स पढ़ा रहे हैं और वो सोया हुआ है क्लास में, उसका ध्यान ही नहीं है, वो सीखना ही नहीं चाहता, उसने अस्यूम कर लिया है कि ये टीचर को पढ़ाना नहीं आता, ये हमें सही नहीं पढ़ा सकेगा, खुद ही इस चीज़ को अस्यूम कर लिया कि ऐसा नहीं हो सकेगा, वैसा नहीं हो सकेगा, ठीक। सो कहता है ये चीज़ दस लीडिंग टू देयर फेलियर, नतीजा क्या होगा, वो फेलियर। सो ताल्लुकात टीचर्स के साथ भी अच्छे नहीं है, या पीयर्स के साथ नहीं, पीयर्स मीन्स फ्रेंड्स, कुलीग्स, अच्छे ताल्लुकात नहीं, दोस्तों के साथ, नतीजा क्या होगा, जब दोस्तों के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं होंगे मुंह मारी लगी रहेगी, अच्छे ताल्लुकात नहीं होंगे तो अच्छे तरीके से उनके साथ आप बर्ताव नहीं होगा, रिजल्ट बुरा होगा, ठीक। इलाज क्या है इनका, ठीक, इलाज है पेरेंट्स शुड बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द नेचर एंड पर्सनैलिटी ऑफ देयर चिल्ड्रन, यानी स्टूडेंट्स, कि पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होना चाहिए, अपने बच्चे की नेचर कैसी है इसके बारे में उस्ताद से ज़्यादा माँ बाप जानते हैं, क्योंकि माँ बाप के पास वो 18 घंटे रहता है, टीचर के पास वो 3-4 घंटे रहता है। वो जो 18 घंटे वो अपने पेरेंट्स के साथ या 20 घंटे अपने पेरेंट्स के पास होता है, दे शुड नो, और उन्होंने मेंट करना है उसको, उन्होंने उसकी पर्सनालिटी को ग्रूम करना है, उन्होंने उसकी सही मरम्मत करनी है, ठीक। पेरेंट्स शुड ग्रूम देयर चिल्ड्रन, पेरेंट्स ने ग्रूम करना है अकॉर्डिंग टू द न्यू चैलेंजेस ऑफ लाइफ। इट्स द पेरेंट्स हु हैव टू मेक द स्टूडेंट्स रियलाइज कि बच्चों ये चैलेंजेस हैं और इन चैलेंजेस को इस तरह एक्सेप्ट करना है। इम्तहान को आसान नहीं लेना, दुश्मन को कभी आसान नहीं लेते, और इम्तहान से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। पेपर अटेम्प्ट करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना है, पेरेंट्स का काम है। बच्चे को आदत डालनी, अल्लाह पे भरोसा रखो, नमाज पढ़ा करो, दुआ किया करो, तुम्हें अल्लाह कामयाब करेगा, ठीक। ये सोच उस बच्चे के दिमाग में डालनी है। फिर ये पेरेंट्स का रोल था। द टीचर्स शुड नो द साइकोलॉजी ऑफ द स्टूडेंट्स। मैं बार बार कहता हूँ, गुड टीचर गुड साइकोलॉजिस्ट। कहता है टीचर्स को स्टूडेंट की साइकोलॉजी का बताना चाहिए, एंड हैंडल देम अकॉर्डिंग, उसके मुताबिक उनको हैंडल करे। यानी टीचर का काम है कि अपने स्टूडेंट्स को हैंडल करे अकॉर्डिंग टू देयर साइकोलॉजी। अगर एक बच्चा नर्वस है उसकी नर्वसनेस दूर करें, अगर एक बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट है उसके कॉन्फिडेंस को नीचे लाए, ओवर कॉन्फिडेंस को कॉन्फिडेंस में बदले, उसको एहसास दिलाए कि बच्चा इस तरह तो फेल हो जाओगे, इतने ओवर कॉन्फिडेंट ना बने, इतने फने हाँ मत बनो, यू विल फेल, उसको एहसास दिलाए इस चीज़ का, ठीक। टीचर्स शुड प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर द एग्ज़ाम। टीचर्स की ड्यूटी है कि अपने स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करें अकॉर्डिंग टू देयर नेचर एंड साइकी, कि बच्चे की नेचर के मुताबिक, साइकी के मुताबिक। अगर बच्चा डल है उसको ग्रूम करें और मेहनत करें उसके साथ,
ज़्यादा से ज़्यादा काम दें उसको, छोटे छोटे टेस्ट लें उसके। अगर बच्चा लायक है, एनकरेज करें, उसकी चेक करें कि उसका पाथ ठीक है, कहीं गलती तो नहीं हो रही, क्योंकि ये तो ऑलरेडी लायक है, ये तो बच्चा है जो मार्क्स ले सकता है, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई, कोई कमी रह ना जाए, इस चीज़ का ख्याल टीचर ने रखना है। एंड फाइनल इसकी रेमेडी क्या है? हैव एन इनक्रेडिबल माइंड सेट दैट बिलीव्स दैट नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टांसेस अराउंड यू में बी, यू का मतलब स्टूडेंट, कि बच्चे को ये अपने दिमाग में ये बात बिठानी, कुछ भी हो जाए, सर्कमस्टांसेस कुछ भी हों, हालात कुछ भी हों, you will pass an examination and succeed. This is where I say a man is not made for defeat. He can be destroyed but not defeated. This is where he has to make himself realize. कुछ भी हालात हो जाए, मैंने ये पास करना है। और ये कौन करेगा? जिसकी शख्सियत में विल डोमिनेट करेगी, जो अपने बारे में ईगोइस्टिक होगा, जो अपने बारे में विल रखेगा, जिसको जो एम्बिशंस रखेगा, जो कामयाब होना चाहेगा, जिसको शौक होगा पढ़ने का, वो ऑटोमेटिकली इन चीज़ों में कामयाब हो। सो देखो ये जो पॉइंट था, पॉइंट नंबर 11 सबसे लंबा पॉइंट था। क्यों? क्योंकि ये पर्सनैलिटी से रिलेटेड मिसाइल थे। हाल भी इनका पर्सनैलिटी को ग्रूम करना है, पर्सनैलिटी को ठीक करना है। इधर ठीक होना है, इधर ठीक हो गया सब कुछ ठीक हो गया, इधर ठीक हो गया सब कुछ ठीक हो गया। माइंड एंड हार्ट, ये दो चीज़ें जिन्होंने आपको कामयाब करना है। ठीक, अच्छा जी, उसके बाद आगे हम रीज़न नंबर 12 पे, कि 12वां रीज़न क्या है। फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है, पुअर एजुकेशनल सिस्टम। हमारा एजुकेशन सिस्टम पुअर है, लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस। अब ये प्रॉब्लम का ताल्लुक बच्चे से कम है, स्टूडेंट से कम है, सिस्टम और टीचर से ज़्यादा है। सो ये प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी, इफ़ द सिस्टम इज़ नॉट गुड, इवन इफ़ द चाइल्ड इज़ हार्ड वर्किंग, बच्चा बड़ा मेहनती है, बच्चा बड़ा लायक है, बच्चा बड़ा जान मारने वाला है, बट ही इज़ स्टडिंग इन अ बैड सिस्टम, ही इज़ अंडर द गाइडेंस ऑफ बैड टीचर्स, ही विल फेल, he will not achieve his target properly, though he has the ability to do it. ability है उसके अंदर, कर सकता है, लेकिन he cannot do it because of the lack of system, bad system. So poor education system or lack of proper guidance. Number 1, sometimes poor educational system plays an important role in the failure of students. सिस्टम ही गलत है, गलत सिस्टम में पढ़ाया जा रहा है, तो नतीजा क्या होगा? स्टूडेंट्स फेल होंगे। मिसाल के तौर पे हमारे बीएस सिस्टम है जो बड़ा कामयाब दुनिया में नज़र आ रहा है, इसमें बहुत से फ्लॉज हैं। उन फ्लॉज की वो फ्लॉज हैं जो कि बीए बीएससी के सिस्टम में नहीं थे। वो जो 2 ईयर डिग्री थी उसके अंदर वो फ्लॉज नहीं थे जो फ्लॉज इसके अंदर है। जो इसके गुड पॉइंट्स हैं वो उसके फ्लॉज थे कुछ। ठीक, मिसाल के तौर पे बीएस सिस्टम या बीए सिस्टम जो था उसमें उतने रेगुलरली बच्चे नहीं पढ़ते थे जितना आप पढ़ते हैं। चूँकि सेमेस्टर सिस्टम है, बच्चे डेली आते हैं, रेगुलरली पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन इस सिस्टम में बहुत ख़राबी है। अब मैं उन ख़राबियों को अलग वीडियो बनाऊंगा, एक जो मेरी वीडियो होगी बीएस सिस्टम वर्सेस बीए बीएससी सिस्टम, यानी बीएस प्रोग्राम और बीए बीएससी जो पुराना मेथड था, इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है। इंशाल्लाह अनकरीब मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तब मैं ये बातें डिटेल से डिस्कस करूंगा। लेकिन देर आर फ्लॉज इन एवरी सिस्टम, लेकिन देखना है लेसर ईवल क्या है, कौन से सिस्टम में ज़्यादा ख़राबी है, कौन से सिस्टम में कम ख़राबी है। मेरी राय में पिछले सिस्टम में कम ख़राबी थी, इस सिस्टम में ज़्यादा ख़राबी है। दो सिस्टम ज़्यादा अच्छा ये है, ख़राबी है इसमें ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ सोची गई है वो बिल्कुल ठीक है, जिस तरह इम्प्लीमेंट किया जा रहा है गलत है। बेशुमार वजूहात है, मैंने कहा पूरी वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। सो सिस्टम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फिर टीचर्स, द गाइडलाइन, द गार्डियन, इफ़ द गार्डियन इज़ नॉट गुड। अब ऐसे टीचर के हथे चढ़ गए हैं क्लास में कि जो टीचर को पढ़ाने का शौक़ ही नहीं है, जिसका जॉब ये एम्बिशन ही नहीं है, जिसके लिए तो जॉब सिर्फ एक ड्यूटी है, तनख्वाह लेने का बहाना है। नतीजा क्या होगा? ही इज़ गोइंग टू
be one of the major reasons of the failure of students. बच्चे फेल होंगे, बच्चे कामयाब नहीं होंगे, वो मेहनत कराने नहीं सिखाता उनको, सही तरीका ही नहीं बताता उनको, टेक्निक्स नहीं बताता उनको. सो टीचर्स रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसमें कहा ये इनका बच्चे से इतना ताल्लुक़ नहीं है, इसका हमसे ताल्लुक़ है, सिस्टम से ताल्लुक़ जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं. देखो व्हेन अ चाइल्ड कम्स इनटू अ न्यू सिस्टम, बच्चे जैसे हमारे कॉलेज में मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ बच्चे BS करने आते हैं इंटर करके, कोई पंजाब कॉलेज से, कोई सुपीरियर से, कोई गवर्नमेंट कॉलेज से, कोई हाई स्कूल से करके आते हैं, ठीक है, कोई बड़े कॉलेज से पढ़े होते हैं, बट दे डू नॉट नो what is going to be the BS system. So we are the one who have to provide them the right system. If we are not going to provide them the right system, what will happen? They will suffer because of that. So system is very essential and the right system should be there. Number 2, lack of proper guidance on the part of teachers. System की खराबी, फिर टीचर की खराबी. बेशुमार टीचर्स हैं, मैंने अपने पूरे करियर में मैं उंगलियों पे गिन सकता हूँ उन टीचर्स को, those who have never wanted to teach, never desired to teach, they always hated teaching, they never wanted it. Teachers also affect the performance of the students. कहते हैं स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को वो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं. सो दैट इज अ बिग रीजन. पुअर टीचर इज नेवर गोइंग टू प्रोड्यूस ब्रिलियंट स्टूडेंट्स. जिस तरह एक पुअर मदर कैन नॉट गिव अ गुड नेशन, इन द सेम वे, और जनरेशन, इन द सेम वे अ पुअर टीचर a teacher who doesn't know how to teach, how can he produce brilliant students? क्योंकि students ऊपर से नहीं आने, students are going to be groomed and we are the one who have to do it. I am the one who has to do it. So we have to groom them. When we are bound to do it, it's our duty. We should realize this duty. This is a big reason. So याद रखो, फेलियर में बच्चों को हमेशा जिम्मेदार मत करार दें, एक अपनी तरफ भी उंगलियां उठाएं. हम भी जिम्मेदार हैं, हमारे अंदर भी फ्लॉज हैं, हमारे अंदर भी फॉल्ट्स हैं जो जिसकी वजह से हमारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं. सम टीचर्स लैक इंटरेस्ट इन टीचिंग. कहते हैं कुछ बच्चों टीचर्स को पढ़ाने का शौक ही नहीं, एंड डोंट वांट टू गाइड स्टूडेंट्स इन अ बेटर वे. और वो स्टूडेंट्स को गाइड नहीं करते, दे डोंट वांट टू डू इट. ये नहीं कि उनको करना नहीं आता, उनका दिल नहीं चाहता. क्यों नहीं दिल चाहता? भाई नहीं दिल चाहता, छोड़ दो ये जॉब, जाओ कुछ और करो. नहीं, जॉब भी करना है, जॉब के साथ टिके भी रहना है, और जॉब के साथ सिंसियरिटी भी नहीं करनी. सो दस अफेक्टिंग द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स. कहता नतीजा क्या होगा कि वो अफेक्ट करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे. किसको? द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स की टीचिंग और लर्निंग को नुकसान पहुंचाएंगे. अब इसका इलाज क्या है? इसका भी इलाज होना चाहिए. इसका इलाज क्या है? इसकी रेमेडी क्या है? रेमेडी है द एजुकेशन सिस्टम शुड बी सच दैट इट शुड हेल्प ऑल स्टूडेंट्स इक्वली इन अचीविंग देयर टारगेट्स इन लाइफ. कि तमाम ऐसा सिस्टम हो कि जो तमाम बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे कि वो अपने टारगेट तक पहुंच सके. ये नहीं किसी की ज़्यादा मदद कर रहा हो सिस्टम, किसी को बिल्कुल मदद ना कर. लायक को बड़ा फ़ायदा दे रहा हो, नालायक को फ़ायदा. देखो हर क्लास में 3 कैटेगरीज के स्टूडेंट्स होते हैं. ब्रिलियंट यानी वेरी गुड, देन फेयर, देन पुअर. टीचर एंड सिस्टम शुड बी मेड इन सच अ मैनर. टीचर्स गाइडेंस शुड बी सच that he should keep in mind that he is not teaching just the brilliant ones. कि वो लायक बच्चों को पढ़ा दिया, उनको तो समझ आ गई, पहली दफ़ा टीचर ने बोला उनको समझ आ गई, उसने कहा बात ठीक है, एक दफ़ा बता दिया ना समझ आ गई है. जिनको नहीं आई भाई दूसरी दफ़ा बता दो, तीसरी दफ़ा बता दो. सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर हर किस्म का बच्चा एडजस्ट हो सके. लायक बच्चा भी एडजस्ट हो सके, नालायक भी के लिए भी कोशिश की जाए कि वो भी इसमें एडजस्ट हो सके. सो द टीचर शुड अडॉप्ट अ वेरी पॉजिटिव अप्रोच. टीचर्स को बहुत बहुत पॉजिटिव अप्रोच अपनानी पड़ेगी. ये हल है इसका, रेमेडी है इसकी. टीचर्स शुड अडॉप्ट अ वेरी पॉजिटिव अप्रोच इन टीचिंग. टीचिंग में बड़ी पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए एंड हेल्प स्टूडेंट्स अचीव देयर गोल्स ईजली. ताकि स्टूडेंट्स जो हैं अपने गोल्स को
अपने टारगेट्स को ईजिली अचीव कर सके, आसानी से अचीव कर सके, अपने टारगेट्स तक पहुंच सके बच्चे। यानी ये काम किसका है? टीचर का काम है कि वो अपने बच्चों के लिए ऐसी पॉजिटिव अप्रोच रखे। इसी को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी कहते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड भी कहते हैं, पॉजिटिव टीचिंग मेथड। एक अच्छा माहौल क्लास में रखे, एक अच्छा एटीट्यूड क्लास में रखे, एनकरेजिंग एटीट्यूड हो, बच्चे पढ़ें उससे खुश हों, उन्हें लगे कि ये टीचर हमें डिस्करेज करने की बजाय एनकरेज करता है। अच्छा माहौल दें, बच्चों को फ़ायदा हो उसका। और तीसरा इलाज क्या है? अ गुड सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड पॉजिटिव बिहेवियर ऑफ टीचर्स। अच्छा सिस्टम दे, पॉजिटिव बिहेवियर दे, दोनों को मिला दे। कैन बी अ की टू सक्सेस इन स्टूडेंट सक्सेस इन एग्जाम। ये बच्चों के लिए कामयाबी का बेहतरीन सोर्स जो है वो बनेगा, बेहतरीन बेस्ट सोर्स बच्चों के लिए। कि अगर ये सिस्टम भी ठीक हो, अब सिस्टम मैंने तो ठीक नहीं करना, लेकिन करना है। आई एम ए पार्ट ऑफ द सिस्टम, बीइंग अ टीचर आई एम ए पार्ट। सो ये मेरा पॉइंट ज़्यादा एड्रेस मैंने किया टीचर्स को, क्योंकि मेरे व्यूअर्स टीचर्स बहुत ज़्यादा है। वो व्यूअर्स टीचर्स ख़ास तौर पे गौर से ये बात सुन लें। यू आर द वन हु हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट सिस्टम, make that system properly, make it run properly. If there are any flaws, indicate those flaws. It's not the student who's going to do it. I am the one who will do it. मुझे पता होना चाहिए इसमें flaws क्या है, और मैं हायर अथॉरिटीज़ को उसके बारे में एड्रेस करूँ, असर्ट करूँ, बताऊँ उनको कि ये इसके अंदर flaws हैं। So ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न था बच्चों के फेल होने का। उसके बाद हम आ जाते हैं रीज़न नंबर 13, आज के लेक्चर का लास्ट रीज़न। और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बाकी 5 रीज़न रह जाएंगे, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। और इस तरह ये फिर टॉपिक जो है वो 4 लेक्चर्स में, समझो 4 घंटों में, ठीक है, ये लेक्चर जो है हमारा कंप्लीट हो जाए। सो इससे आप उसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। 13th रीज़न क्या है? बैड कंपनी। भी पीछे मैंने कहा बैड कंपनी, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। ऐसे ग्रुप या ऐसे फ्रेंड्स रखना जो आपके लिए फ़ायदेमंद न सके। अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। इफ़ यू बिकम अ पार्ट ऑफ ए गुड कंपनी, योर टारगेट, योर chances of achieving your target will brighten up, will raise. लेकिन if you are not following the right target, you are having bad friends, bad company, मतलब corrupt friends, immoral friends, friends who are you can say derailed, students who do not know, diverted from their attention, those who do not want to work hard, कहता है फिर you are responsible, then you are bound to fail. So good company does matter. ठीक? So पहला पॉइंट इसका ये है, a man is known by the company he keeps. ये foremost thing है कि आपकी कंपनी मैटर करती है। देखो ना, आपकी वालदा के पास होना भी कंपनी है, वालिद साहब के साथ होना भी कंपनी है, बहन भाइयों में होना कंपनी है, फ्रेंड्स में होना कंपनी है, टीचर्स में होना कंपनी है। अब यू हैव टू डिसाइड विच इज़ द राइट कंपनी। ठीक? फ्रेंड्स कैन ईदर मेक यू और मार यू। कहता है या तुम्हें बना देंगे या तुम्हें बिगाड़ देंगे। अच्छे दोस्त होंगे तुम्हें भी अच्छा बना देंगे, बुरे होंगे, तुम अगर अच्छे भी होगे तुम्हें बुरा कर देंगे। सो फ्रेंड्स, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। और नीड क्या है? फॉर अ स्टूडेंट द नीड ऑफ द आवर इज दैट हिज फ्रेंड शुड बी सच, जो खुद भी मेहनती हो और आपको भी मेहनत कर दर्ज दे, खुद भी रेगुलर हो, आपके ऊपर भी रेगुलरिटी अप्लाई। यानी खुद भी क्लास जो है बंक करे और आपको भी कहे चल तू भी आ जा, छोड़ो, चलो चलते हैं कैंटीन में, चलो बाहर चलते हैं, चलो पिज़्ज़ा खाने चलते हैं। नो। सो वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न, फ्रेंड्स ईदर मेक यू और मार यू। ठीक? तीसरा, द काइंड ऑफ कंपनी यू कीप विल अफेक्ट द वे यू वैल्यू योर एकेडमिक्स। जिस तरह की कंपनी रखोगे उससे पता चलेगा कि तुम एकेडमिक्स को कितना वैल्यू करते हो, तुम्हारे नज़दीक एकेडमिक्स की क्या वैल्यू है, तुम्हारे नज़दीक एकेडमिक्स का क्या मुकाम है। इट ऑल डिपेंड्स कि तुमने उसको कदर कितनी की, कितनी कदर की निगाह से उसको रखा या देखा। ठीक?
देन योर फ्रेंड्स हैव द पावर टू ईदर डिस्करेज और मोटिवेट यू। आपके फ्रेंड्स में ये पावर है, या वो ही आपको डिस्करेज करेंगे, ठीक है, या वो ही आपको मोटिवेट करेंगे। लेकिन शर्त क्या है? डिस्करेज कौन करेगा? जो खुद डिस्करेज्ड है। मोटिवेट कौन करेगा? खुद मोटिवेटेड है। अच्छा दोस्त होगा, सेल्फ मोटिवेशन वाला होगा, आपको भी मोटिवेट करेगा और यार कर लेंगे, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। और गाल ही कोई नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, हम दोनों मिलकर पढ़ते हैं, हम दोनों तैयारी करते हैं, हम पेपर सही तरह देंगे, पेपर वाले दिन प्रॉपर तैयार होकर जाएंगे, क्वेश्चन सही अटैम्प्ट करेंगे, इनकरेजिंग। और अगर खुद कुछ नहीं आता, आपको भी डिस्कस करेगा, और यार कुछ नहीं आता, हमने कहाँ पास होना है, और तुमने क्या तैयारी की है, और कुछ भी नहीं की। वो बेचारे ने अगर अच्छी की भी होगी, उसको ऐसा डिस्करेज करेगा कि उस बेचारे का दिल ही टूट जाएगा, वो कुछ करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। लेकिन ये प्रॉब्लम है किस में? ये प्रॉब्लम है स्टूडेंट में। हल उसके पास ही है। हल क्या है? रेमेडी क्या है? स्टूडेंट्स शुड बी वेरी कॉन्शियस इन द चॉइस ऑफ गुड फ्रेंड्स, कि बच्चों को बहुत कॉन्शियस होना चाहिए। अच्छे दोस्त चुनो, अच्छी कंपनी चुनो, और इसमें पेरेंट्स का बड़ा रोल होना चाहिए, टीचर्स के से ज़्यादा पेरेंट्स का। पेरेंट्स शुड कीप देयर आइज वाइड ओपन कि हमारे बच्चे किन लड़कों के साथ बैठते हैं, उठते हैं, किसके साथ बाहर जाते हैं, किसके साथ नहीं जाते। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स, ठीक। सो फिर हु हैव द सेम वैल्यूज़ एंड गोल्स एज योर्स। सो बड़ा कॉन्शियस होना चाहिए चॉइस में। ये देखें कि मेरे जो दोस्त हैं उनके सेम वैल्यूज़ हैं, उनकी उन्हीं वैल्यूज़ पे ज़िंदगी गुजारते हैं। क्या इनके गोल्स भी वही हैं? क्या मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, ये भी डॉक्टर बनना चाहता है, मैं CSS करना चाहता हूँ, ये भी CSS करना चाहता है, ये भी CSS करना चाहता है कि नहीं करना चाहता? मैं मेहनती हूँ तो क्या ये मेहनती है? मैं हार्ड ड्राम हूँ तो क्या ये भी हार्ड ड्राम है? ठीक, एक मेहनती होगा, एक हार्ड ड्राम होगा, तो फिर दोनों में से ज़्यादा चांसेस ये हैं कि नेगेटिव वाले का इफेक्ट हो जाए, कम चांसेस हैं कि पॉजिटिव वाले का नेगेटिव पे हो जाए, क्योंकि नेगेटिविटी जल्दी असर करती है। एक फितरत है इंसान की, वो बेचारा भी रगड़ा जाएगा। सो चॉइस, और चॉइस किसने बनानी है? नंबर 1 स्टूडेंट ने खुद, क्योंकि अपनी मर्जी दोस्त बनाते हैं, ख़ासतौर पे हायर लेवल पे, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, BS या BA और MA MSc में पेरेंट्स तो आके नहीं कहते, आप खुद बनाते, यू मेक योर ओन फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन पेरेंट्स शुड कीप देयर आइज वाइड ओपन, जैसे मैंने पहले कहा, वो ध्यान रखें हमारे बच्चों के दोस्त कौन है, कौन दोस्त है, कौन दोस्त नहीं है, ये लड़के अच्छे नहीं हैं, पिन पॉइंट करें, ठीक। फिर सच फ्रेंड्स विल मोटिवेट यू टू बिकम बेटर एंड इम्प्रूव योर सक्सेस लेवल। कहते हैं ऐसे दोस्त अगर रखोगे, अच्छे दोस्त जिनके एम्स भी आपकी तरह के, जिनकी वैल्यूज़ भी आपकी तरह की, जिनकी तरबियत भी आपकी तरह की, जिनकी मोटिवेशंस भी आपकी तरह की अच्छी, कहता है वो क्या होगा, आपके लिए वो एक मोटिवेशनल स्पिरिट पैदा करेंगे। लेकिन स्टिल यू कैन नॉट डिनाई द रोल ऑफ फर्स्ट पेरेंट्स, दे शुड बी वेरी विजिलेंट अबाउट इट। सेकेंडली टीचर्स को भी आइडिया हो जाता है कि ये लड़का आजकल, और तुम इनके साथ क्यों घूमते हो भाई, इन लड़कों के साथ ना घूमा करो, या उसको केले बुला के समझाए, बेटा जिन लड़कों के साथ तुम घूमते हो ना, ये नहीं अच्छे बच्चे, इन्होंने फेल होना है, इनकी तैयारी कोई नहीं, ये पढ़ते नहीं हैं, इनको एग्ज़ाम नहीं देना आता, इन्होंने कभी क्लास का टेस्ट प्रॉपरली नहीं दिया, तुम इनके साथ क्यों घूमते हो, तुम तो अच्छे भले हो। टीचर की मोटिवेशन, सो मोटिवेशन टीचर की भी हो सकती है, पेरेंट्स की भी हो सकती है, और स्टूडेंट्स की भी, फ्रेंड्स की भी हो सकती है। फ्रेंड्स कैन बी योर वेरी गुड मोटिवेटर, ठीक है, क्योंकि दोस्तों की तो आप जल्दी सुनते हैं, फटाफट उनकी बात जो है उनकी तवज्जो से सुन लेते हैं, फ्रेंकनेस होती है ना, आप खुल के बात कर लेते हैं, ठीक। सो ये थे बच्चों 13 रीजंस आज हो गए, 9 से लेके आज हमने 5 रीजंस पे डिस्कस किए हैं, 5 के 5 बहुत अहम है और पिछले सारे रीजंस के साथ को रिलेटेड है। 5 रीजंस और रह गए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीक मैं उन 5 रीजंस को लेके हाज़िर होऊंगा, और फिर ये एक जनरल टॉपिक जो कि बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम अपने तकमील पे लेके जाएंगे। मुझे उम्मीद है आप इन वीडियोस को बड़ी तवज्जो के साथ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं, ठीक है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।